हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार एक नए चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हैं और उस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो आपको ये पता आइडिया लग गया होगा कि ये क्लास 12 का है, क्लास 12 और चैप्टर 2, बुक का नाम है फ्लेमिंगो। तो इसमें स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली स्प्रिंग इज। स्प्रिंग इसमें स्प्रिंग नहीं है, नहीं तो आप सोचें कि वो सीजन है। चूँकि स्प्रिंग यहाँ पर इसलिए ये थोड़ा सा फिगरेटिवली यूज़ हुआ है, यानी मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है कि मतलब आप देखेंगे तो स्प्रिंग स्प्रिंग नहीं है, बल्कि स्प्रिंग यहाँ पे चाइल्डहुड है। इस स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। और अब कह रहा है कि लॉस्ट स्प्रिंग मतलब हो गया लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी खोया हुआ बचपन। अब इस पे इसको लिखा है अनीस जंग ने, इसको लिखा अनीस जंग ने। इसका जो थीम है वो कुछ इस तरीके से इस पे देखते हैं। द प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है, अगर हिंदी में देखें तो ये होता है दुर्दशा, यानी सॉरी स्टेट, दुख भरी अवस्था। किसकी? स्ट्रीट चिल्ड्रन की। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं गलियों में, फोर्स्ड इनटू लेबर, जो कि किस में फोर्स किए गए हैं? मजदूरी के लिए। कब किए गए? अर्ली इन लाइफ, शुरुआती जीवन में, यानी अर्ली इन लाइफ मतलब चाइल्डहुड में, बचपन में। एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, तो जब अर्ली इन लाइफ में लेबर का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, मजदूर बन जाएंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी तो अपने आप खत्म हो जाएगी ना। तो जब उनको मजदूरी में लगा देंगे तो उनकी स्कूलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी वो लोग डिनाई करा देते हैं, मतलब ये पढ़ने नहीं जा पाएगा क्योंकि वो काम करेगा, क्योंकि काम नहीं करेगा तो जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही क्योंकि इनकी स्टेट बहुत ही सॉरी स्टेट है, बड़ी दुख भरी स्टेट है इनकी, प्लाइट है, दुर्दशा है। तो ये जो चूँकि लॉस्ट स्प्रिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अनीस जंग ने से 2 कहानियाँ इसमें लिखी हैं। एक का नाम है समटाइम्स आई फाइंड रूपी, एक का नाम इसमें है इन द गार्बेज, और दूसरी है आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो इसमें जो पहला पार्ट है उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि स्प्रिंग का मतलब सीजन नहीं है, बल्कि एक चाइल्डहुड है जो बच्चों का बचपन खो जाता है। यहाँ पर अनीस जंग ने उसको स्प्रिंग से कंपेयर किया है, और सच में बचपना स्प्रिंग से ही होता ही है, क्योंकि जैसे स्प्रिंग सीजन बड़ा ही प्लीजेंट होता है, बड़ा ही ब्यूटीफुल होता है, बड़ा ही टेंडर होता है, बड़ा नाजुक माना जाता है। बचपना भी बच्चों का कुछ उसी तरीके से होता है जिसमें वो खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं जिससे बर्डन नहीं। तो ये इसमें उन्होंने डिस्कस किया। हालांकि जो सब थीम दी गई है, ये सब थीम जो इसी चैप्टर की दूसरी स्टोरी है उसका है, बट इस पर भी डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट सेकेंड पार्ट, नो डाउट यू विल गेट दिस थीम एंड डिस्कशन विल बी देयर। बट टुडे वी हैव डिस्कस्ड नाउ, कि अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका थीम क्या है। तो थीम पर डिस्कशन हो गया। तो गलियों में बच्चों की जो दुर्दशा है, मजदूरी की वजह मजदूर बन रहे हैं वो, जिससे उनकी स्कूलिंग डिनाई हो जा रही है। अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभी मैं गार्बेज में यानी कूड़े करकट में, राबिश में क्या पा जाता हूँ? अरूपी। अब आप सोचिए, अरूपी, 1 रुपए की बात हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहब। यहाँ पे जहाँ पे भी आई हैं, ये आई अनीस जंग है। कौन है? अनीस जंग है ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यानी राइटर खुद है यहाँ पे। वो बात कर रही हैं और क्या सवाल पूछ रही हैं कि वाई डू यू डू दिस, यानी यहाँ पे यू कौन है? एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, लीडिंग कैरेक्टर, जिसका नाम है साहिब आलम। तो आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती हूँ कि वाई डू यू डू दिस, मतलब तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों करते हो तुम ऐसा?
क्यों करते हो, मतलब कोई सवाल तो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों करते हो तुम ऐसा, या है कुछ भी हो, जो भी अभी आगे चल के आंसर मिल जाएगा। मैंने साहिब से पूछा whom आई एनकाउंटर, यानी टू मीट, मतलब हर दिन मैं उससे मिलती हूँ, एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह मैं उससे मिलती हूँ, और वो करता क्या है, स्क्राउंजिंग करता है। स्क्राउंजिंग मतलब सर्चिंग टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए खोजबीन करना। तो वो सर्चिंग कर रहा होता है किस चीज़ की, फॉर गोल्ड। फिर से एक बार सोचिएगा, उस गार्बेज में जो चीज़ वो खोज रहा है, गोल्ड इन द गार्बेज, इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। तो जो मेरे पड़ोस में गार्बेज डंप हुआ है, उसमें वो किस चीज़ को खोज रहा है, गोल्ड को, गोल्ड खोज रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा है? यहाँ पे गोल्ड नहीं है, वो वहाँ पे कुछ ऐसा खोज रहा है जिससे कि वो ले जाके सेल करेगा, पेरेंट्स को देगा, सर्वाइवल चलेगा। तो यहाँ पे गोल्ड नहीं है, वो गोल्ड नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको इकट्ठा करेगा और ले जाके वो सेल कर देगा, जिससे पैसे मिलेंगे और सर्वाइवल चलेगा। डम्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो कूड़े करकट का ढेर है, उसमें वो यही चीज़ खोज रहा है, और हर सुबह मैं उससे मिलती हूँ। तो साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर कहाँ पे सेट था, इन द मिडिल ऑफ, अमिट्स का मतलब इन द मिडिल ऑफ ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो ग्रीन फील्ड्स हैं, हरे भरे खेत है, मैदान है, उन्हीं के बीच में इसका घर सेट था। फिर छोड़ा क्यों? हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर अभी डिस्टेंट मेमोरी हो भी नहीं पाया है, मतलब अभी उसको याद है, अब नहीं याद है, अभी तो छोटा है वो, लेकिन फिर भी उसको बताया जाता है बार बार कि हम लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं। नॉट अ डिस्टेंट मेमोरी, बहुत दूर की यादें नहीं है, इसका मतलब अभी सारी चीज़ें रिफ्रेश्ड हैं। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान थे, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, जो इसके खेतों को बहा ले जाते थे, एंड होम्स, घरों को तक को उड़ा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, ये बातें उसकी माँ बताती है, ये बातें उसकी माँ बताती है कि मतलब उसके घर और मैदानों को भी उड़ा ले जाते थे तूफान। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और यही रीज़न था कि इन लोगों ने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अपना घर छोड़ दिया। किसके लिए? लुकिंग फॉर गोल्ड। फिर से एक बार गोल्ड आया, गोल्ड में से यहाँ पे सर्वाइवल है, तो लुकिंग फॉर गोल्ड का मतलब हो गया यहाँ पे सर्वाइवल की तलाश में, और वो भी कहाँ आ गए? इन द बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो रहता है। तो अभी पता चल जाएगा कहाँ रहता है। तो दैट्स वाई दे लेफ्ट, एंड फिर आगे लिखा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब इसका आंसर देखिएगा, वाई डू यू डू दिस। अब वहाँ वो लड़का आंसर करता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं करने के लिए, नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। और जब वो कहता है तो ही मटर्स, बहुत तेज नहीं करता, धीमी आवाज़ में, यानी बड़बड़ाहट की आवाज़ में बोलता है। और साथ से साथ इसका एक्सप्रेशन देखिए, लुकिंग अवे, यानी अनीस जंग की आंखों में आंखें डाल के नहीं बात कर रहा है, वो दूर ऐसे निगाह करके बात कर रहा है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। मतलब उसे भी पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा नहीं है, कूड़े करकट बीनना, उसमें से सामान निकालना, उसे महसूस हो रहा है कि मुझसे सवाल पूछा जाता है, तो कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो अनीस जंग की आंखों में आंखें नहीं डाल पाता, दूर निगाहें करके बात करता है। तो अनीस सिंह ने कहा कि गो टू स्कूल, आई से ग्लेबली। तो अनीस जंग ने एक सलाह दे दिया, कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? स्कूल जाओ। और जब ये बात उन्होंने कही तो कैसे कही? ग्लेबली, मतलब थॉटलेसली। अक्सर हमारे साथ भी होता है, कोई बच्चा घूमता हुआ आया, भिखारी है, बेगिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है, हाथ फैलाया, पढ़ने नहीं जा सकते,
मतलब थॉटलेस स्टेटमेंट। कैसे जाएगा वो? अगर वो कहे कि मुझे पढ़ने ही जाना, कैसे जाएगा वो? कौन भेजेगा उसको? तो यहाँ पर अनीस जंग ने जो बात कही वो कुछ ऐसे ही कह दिया, ग्लिबली, यानी थॉटलेसली, बिना सोचे विचारे कह दिया। लेकिन एक बात है कि राइटर है तो ऐसे राइटर थोड़ी हैं, दूर तक सोचते हैं। तो रियलाइजिंग इमीडिएटली, इस बात को तुरंत रियलाइज करते हुए अनीस जंग को रियलाइजेशन हो गया इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो ये जो एडवाइस इन्होंने दिया बच्चे को कि कहाँ जाओ, स्कूल जाओ, तो जो एडवाइस थी अब उन तुरंत रियलाइज कर गए कि ये जो एडवाइस है बिल्कुल हॉलो है, मतलब कि एम्प्टी है, वर्दलेस है, मीनिंगलेस सलाह है। तो ये बात उनको एहसास हो गया। लेकिन उस बच्चे ने तब तक जवाब दे दिया। कहा क्या? कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। मतलब बच्चे ने कहा कि मेरे स्कूल में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। तो व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मतलब सोचिए आप, इसका मतलब यहाँ कौन सी एक रे ऑफ होप है, एक आशा की किरण है। कह रहा है कि जब वो बनाएंगे मैं जाऊँगा। मतलब कि उसके अंदर है डिजायर स्कूल जाने की। जाते हुए, स्कूल जाते हुए बच्चों को भी देखता होगा, यूनिफॉर्म में देखता होगा, है ना, बैग लेके जाते हुए देखता होगा। तो उसके अंदर है इच्छा कि मैं भी पढ़ने जाऊँ और मैं भी लोगों की तरह आगे बढ़ूँ, एजुकेटेड बनूँ। लेकिन वो कह रहा है, तो उम्मीद है कि अगर ऐसे बच्चों के साथ कदम उठाया जाए तो कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो कहता है कि जब वो लोग मतलब घर बनाएंगे, मतलब स्कूल बनाएंगे तो मैं जाऊँगा। तो इतनी बात के बाद अनीस जंग ने अगला उससे पूछा कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। तो अभी तो रियलाइज़ कर गई थी, लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट दिया तो थोड़ा सा मुझे भी ऑकवर्ड लगता है कि स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, शायद ये जानने के लिए दिया कि देखिए इसके अंदर का मतलब इनर फीलिंग क्या है, क्या ये सचमुच में स्कूल जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। हालांकि उसने कहा था जब मेरे बगल में स्कूल बनेगा तो मैं जाऊंगा। उसने अपना कहीं ना कहीं एक तरीके से सिग्नल दे दिया था। लेकिन अनीस जंग ने एक सवाल पूछा उससे कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। तो क्या अगर मैं स्कूल ओपन करूं तो क्या तुम आओगे? तो आई आस्क हाफ जोकिंग, थोड़ा हाफ जोकिंग, मतलब मजाकिया टोन में कहा, मतलब तो यस। उसने भी क्या कहा? हाँ, यस। ही सेज, वो कहता है कि हाँ। वो भी स्माइलिंग ब्रॉडली, चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान आ गई, है ना, क्योंकि उसे एक अच्छा लगा कि स्कूल जाने की बात हो रही है, मैं भी स्कूल जाऊंगा, स्कूल बगल बन जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। या हो सकता है उसके पेरेंट्स बोलते रहे हो कि अगल बगल होता तो भेज भी देता। तो अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। मैंने उसे देखा कि वो मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है। वो मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है और कहता है कि इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? तो इट टेक्स अ लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। आई से embarrassed at having made a promise that was not meant। तो अनीस जंग कहती है कि मैंने उससे जो वायदा किया था, उस वायदे पे मुझे शर्म आ रही है कि मुझे उस बच्चे से ऐसा वायदा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि क्या कहा कि आई से embarrassed at having made a promise, एक ऐसा वायदा करने पे मुझे लज्जा आई जिसका मतलब कुछ नहीं था। मतलब इन्होंने तो हाफ जोकिंग कहा था, तो उस बच्चे के साथ हाफ जोकिंग ही सही, लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो उसने तो यही समझा कि मैम स्कूल बनवाएंगी तो मैं तो जाऊंगा। लेकिन अनीस जंग को दुख हुआ कि मतलब लज्जा आई कि मुझे ऐसा वायदा इस बच्चे से नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने बच्चे से कहा कि देखो, स्कूल बनाने में एक लंबा समय लगता है,
और तो जब इन्हें दुख हुआ कि मुझे ऐसा वायदा नहीं करना चाहिए था, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। लेकिन अपने आप को कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए कहती हैं कि मेरे जैसे वायदे तो उसका कैसा वर्ल्ड है? ब्लैक वर्ल्ड है, डेजर्टेड, वीरान, रेगिस्तान, जिसमें कोई हरियाली नहीं, कोई रिचनेस नहीं, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं। तो उसकी वीरान जिंदगी के हर कॉर्नर में, मतलब उसकी जिंदगी में ही ऐसे वायदे जैसे मेरे जैसे वायदे तो क्या है? अबाउंड है, भरे पड़े। तो उन्होंने कहा जैसे वायदा मैंने किया, ऐसे तो पता नहीं कितनों ने उसके साथ वायदा किया होगा। और फिर आफ्टर मंथ्स, कई महीनों के बाद, ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने, जब वो जानने लगी, कई महीनों के जान पहचान के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। मैं उससे नाम पूछती हूँ तो उसने क्या कहा? साहिब आलम। मेरा नाम क्या है? साहिब आलम है। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। अब आप ध्यान समझिएगा, बोर्ड ने यहाँ सवाल पूछा है कि अबू ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। साहिब आलम को ये नहीं पता कि इसका नाम, इसका मतलब क्या है। साहिब आलम को अपने नाम का मतलब नहीं पता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जानता इस बात को, इस मीनिंग को अगर वो जान जाए, किसका मतलब होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरे संसार का मालिक। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसका मालिक जो है वही है साहिब आलम। तो अगर वो जान जाए तो ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसमें विश्वास करने में बड़ा उसके लिए हार्ड टाइम होगा, बड़ा डिफ़िकल्ट समय होगा, बड़ी मुश्किल से मानेगा इस बात को कि मेरा नाम साहिब आलम है और मैं करता क्या हूँ? मैं गार्बेज में स्क्राउंजिंग करता हूँ, सर्चिंग करता हूँ, कूड़े करकट बीनता हूँ। तो मैं ये सब करता हूँ और मेरा नाम क्या है? साहिब आलम है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम इज, लेकिन उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है उसे तो पता नहीं, अनअवेयर है वो। ही रोम्स, यानी वांडरिंग करता है, इधर उधर घूमता है गलियों में। किसके साथ घूमता है? विद हिज फ्रेंड्स। पूरी झुंड है, आर्मी है उसकी। किससे? वेयरफुट बॉयज, नंगे पाँव वाले लड़के, मतलब उसके साथ पूरी एक फोर्स है, आर्मी है। और सब के पैरों में चप्पल नहीं है, स्लीपर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, नंगे पाँव बच्चे टहल रहे हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सुबह सुबह बर्ड्स आती हैं ना, अपीयर होते हैं एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में डिसअपीयर हो जाते हैं। सुबह सुबह आएंगे, दोपहर तक जब धूप बढ़ जाती है तो डिसअपीयर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों ओवर होने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो अब मैं हर किसी को लगभग रिकॉग्नाइज, यानी अब मैं पहचान लेती हूँ, पहचानने लगी हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि एक सवाल पूछती है अनीस जंग उससे कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो आई आस्क्ड वन, मैंने उनमें से एक से पूछा, तो उसने जवाब कह दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। तो मतलब ये हुआ कि उसने जवाब दिया कि मेरी माँ जो शेल्फ है, जो अलमीरा है, उससे वो नीचे नहीं लाई। चप्पल है मेरे पास, लेकिन मेरी माँ उससे चप्पल नीचे उतारती नहीं अलमीरा से। तो जब इतना उसने बताया तो एक बच्चा बीच में क्या बोलता है कि इवन इफ शी डिड, अगर इसकी माँ सेल्फ से चप्पल को उतार भी देना तो क्या होगा? ही विल थ्रो देम ऑफ, ये उन चप्पलों को फेंक देगा। मतलब क्यों फेंक देगा? क्यों फेंक देगा? बिकॉज दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ बेयरिंग शूज और स्लीपर्स, क्योंकि उसकी आदत में नहीं है, चप्पल पहनने की आदत में है ही नहीं है। तो जो चीज़ आदत में है नहीं तो वो क्या होगा? वो पहनेंगे नहीं।
ऐड अनदर, एक दूसरा बच्चा ऐड करता है कि अगर इसकी माँ चप्पल उतार भी देती ना तो उसको फेंक देगा ये। हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते तो पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच, लेकिन जिसके दोनों जूते मैच नहीं करते, दोनों जूते मैच नहीं करते। तो जब मैंने इस बात पे कमेंट किया कि ऐसा क्यों है, तुम्हारे ये जूते मैच नहीं करते, तो लिखा है कि ही शफल्स, क्या शफल कर रहा है, हिज फीट, अपने पैरों को ऐसे ऐसे घसीटना, रगड़ना, सफलिंग किया, और कहता है एंड सेज नथिंग, कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है वो। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय, तब तक तीसरा बच्चा कहता है कि मैं जूते चाहता हूं, मुझे जूते चाहिए। एंड लिखा इसने कि हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, अब जितनी भी उसकी उम्र रही हो, जब से समझने लायक रहा हो, अभी तक की अपनी जिंदगी में उसने एक जोड़ी जूते उसका मालिक नहीं बना, कभी वो पाया ही नहीं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब चूंकि अनीस चंद पूरी कंट्री में ट्रेवल करते हुए, एंटायर कंट्री में ट्रेवल करते हुए, अक्रॉस द कंट्री में, मतलब एक पार से उस पार तक, यानी एंटायर कंट्री में, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने देख रखा है बच्चों को कैसे चलते हुए नंगे पांव, कहाँ पे, सिटीज़ में, विलेजेस में, विलेज रोड्स में, गांव की सड़कों पे। दिस इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि ये पैसे की कमी नहीं है, एक एक्सप्लेनेशन तो ये दिया जाता है कि पैसे की कमी नहीं है, ये चूंकि इनके ट्रेडिशन में है, इनके रिवाज में है, इनकी परंपरा में है कि ये नहीं पहनते चप्पल को। तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन है। आई वंडर, मैं किस बात को लेकर सरप्राइज होती हूँ कि इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज मतलब एक्सक्यूज का मतलब कि सच नहीं है कि इनकी परंपरा है, ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसी पॉवर्टी, एक ऐसी गरीबी जो कैसी है, परपेचुअल है। परपेचुअल का मतलब इटर्नल है, शाश्वत है, परमानेंट है। तो जो गरीबी की जो अवस्था है, जो परमानेंट गरीबी की अवस्था है, उसको एक्सप्लेन करने का क्या एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है? कुछ और भी हो सकता है वो गरीब है इस वजह से नहीं पहनते, हो सकता है बहुत परेशानी है, उनको चप्पल तक के पैसे नहीं हो पा रहे, मतलब ओवरऑल देखा जाए। लेकिन लोगों का मानना है कि इनके पास पैसे हैं, बट फर्क कितना है कि ट्रेडिशन में है कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद इतना होने के बाद अनीस चंद जो है कह रही कि आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है एक आदमी की। वो कहाँ से बिलोंग करता था? उडुपी। उडुपी कहाँ है? कर्नाटका में है। और वो इंसान कहाँ से बिलोंग करता था? कर्नाटका से बिलोंग करता था। उसने मुझे सुनाई थी, टोल्ड मी, एज ए यंग बॉय, जब वो ये आदमी जो था, जब वो बहुत छोटा था, यंग बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। कहाँ से गुजरते हुए? पास्ट गुजरते हुए एन ओल्ड टेम्पल, एक काफ़ी पुराना टेम्पल था, उससे गुजरते हुए जाता था। और उस ओल्ड टेम्पल में ही हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। प्रीस्ट मीन्स पुजारी। तो वहाँ पर उसका फादर पुजारी था। ही लेटर, बाद में लिखा है कि प्रीस्ट, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। तो टेम्पल पर वो शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए रुकता था। एंड प्रे, और प्रे करता था। किसके लिए करता था? अ पेयर ऑफ शूज के लिए। उसका पिता पुजारी था
और वो एक जोड़ी जूते के लिए ये लड़का मंदिर के सामने जाता था, भगवान के सामने, देव जो गॉड गॉडेस डेटीज जो भी हैं उनके सामने प्रेयर करता था, क्या उसे मिले, एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 years later I visited his town। 30 साल बाद मैंने उसके टाउन को विजिट किया। क्या दिया देखा, द टेम्पल, टेम्पल को भी विजिट किया, विच वॉज नाउ ड्राउंड, अब वो डूब गया था। किस में डूबा हुआ था, किस में, एन एयर ऑफ डेसोलेशन, मतलब डेजर्टेड हो गया था, वीरान हो गया था, अब ज़्यादा कोई वहाँ जाता नहीं। मतलब एक ऐसा है कि एन एयर ऑफ डेसोलेशन, बहुत कम लोग वहाँ जा रहे थे। इन द बैकयार्ड्स, उसी टेम्पल के पीछे हिस्से में, बैकयार्ड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब एक नया पुजारी रहता था, न्यू प्रीस्ट। देयर वर रेड एंड प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड, एक यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, अब वो ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना था, मतलब कहीं किसी स्कूल में पढ़ता रहा होगा। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, मोजे जूते पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग बोलो गैस्पिंग, हाफते हुए आता है। थ्रू हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को फेंका। कहाँ फेंका, फोल्डिंग बेड था, एक बेड था बगल में फोल्डिंग। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, क्या, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, वो लड़का, वो आदमी, वो लड़का जब छोटा था तो उसने जो प्रेयर किया था, किससे किया था, गॉडेस से, देवी से पूजा प्रेयर किया था। तो व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ, तो जब उसे फाइनली एक जोड़ी जूते मिल गए तो उसने फिर एक प्रेयर किया कि लेट मी नेवर लूज देम गॉडेस, ऐसा कुछ करिएगा कि मैं इन्हें खोऊं ना, मुझे मिल गए हैं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड, तो गॉडेस ने ग्रांट कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया उसकी प्रेयर को। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, ध्यान समझिए इस लाइन को। तो जो यंग बॉयज हैं, जो क्या पहनते हैं, जो किसके बच्चे हैं, प्रीस्ट के, अब वो क्या पहनते हैं, शूज पहनते हैं। पुजारियों के, धर्म से जुड़े हुए लोगों के, इन सब ना, तो जो मंदिर में हैं, पूजा पाठ कराते हैं, या और भी धर्म के लोग हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, और भी चीज़ें हैं, तो वहाँ से जो लोग हैं, तो लिखा है कि प्रीस्ट नाउ वोर शूज, तो अब वो पहना हुआ था, जूते पहना हुआ था। तो लिखा है कि बट मेनी अदर्स, लेकिन मेनी अदर्स, और भी कोई दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स, यानी कूड़ा करकट बटोरने वाले, इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, मतलब मंदिर के पुजारी का बच्चा क्या पहने हुए था, जूता पहना हुआ था। और जो लड़का रैग पिकिंग कर रहा है, यानी मेहनत कर रहा है वो लड़का, मतलब एक के नसीब में ये है और दूसरे के नसीब में शूलेस होना है, उसके पास जूते नहीं है। अब आप समझ रहे हैं। तो इतनी बात हो गई, उसके बाद आगे की बात बताते हैं कि माई एक्वेंटेंस विद द वेयरफुट रैग पिकर्स, तो मेरा जो एक्वेंटेंस है किसके साथ, परिचय, एक्वेंटेंस का मतलब परिचय, मेरा जो परिचय किसके साथ है, बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ, जो नंगे पांव कूड़ा करकट बीनने वाले लोग हैं। अब वो परिचय मेरा कहाँ मुझे ले जाता है, सीमापुरी। तो ये सीमापुरी में गया हुआ हूँ, अब तो नई सीमापुरी भी बनी है। तो ये दिल्ली में है, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। तो ये जो प्लेस है, ये लोकेशन है, दिल्ली के जद में, दिल्ली के दायरे में आती है, तो दिल्ली के ही अंदर एक उसी के सर्कल में आती है सीमापुरी। लेकिन क्या है, येट, फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अगर हम कंपेयर करें, कंपैरेटिवली अगर बात करें, तो दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से बहुत दूर है। मतलब ये हुआ कि एक तरफ दिल्ली इतना ग्रो कर रही है, इतना डेवलप्ड हो रही है, लेकिन उसी का एक हिस्सा डेवलपमेंट से अनटच्ड है, क्योंकि दिल्ली को अपने सारे ऑर्गन्स को मजबूत करना चाहिए था।
तो दिल्ली केवल अपनी चीज़ों में, यहाँ राइटर कह रहे हैं कि दिल्ली केवल इतना आगे निकल गई है, लेकिन उसी से जुड़े हुए, उसी के पेरीफेरी में सीमापुरी है, लेकिन सीमापुरी बहुत डेवलपमेंट से बहुत दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स। तो यहाँ जो रहते हैं वो स्क्वाटर्स है। स्क्वाटर मीन्स लिविंग विदाउट ऑथेंटिक परमिशन या लीगल वे में ना रहना, मतलब कोई उनके पास लीगल परमिशन नहीं है, मतलब स्क्वाटर्स है ये। तो ये इलीगली ऑक्युपाई किए हुए हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, आए कहाँ से? बांग्लादेश से। कब आए? 1971 में। साहिब की फैमिली उन्हीं में से एक है। साहिब फैमिली इज अमंग देम। सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस। ये लोग जब आए थे तो सीमापुरी पूरा जंगल था, वाइल्डरनेस था, मतलब एक तरीके से देखा जाए पूरा जंगल। इट स्टिल इज, जंगल तो अभी भी है। अब जंगल का मतलब क्या हुआ? जहाँ सभ्यता ना हो, जहाँ सुविधाएं ना हो। तो सीमापुरी तब इसलिए जंगल था क्योंकि लोग नहीं थे, लेकिन सीमापुरी आज भी जंगल है क्योंकि वहाँ विकास ही नहीं हो पा रहा है, यानी सभ्यता वहाँ आ ही नहीं पा रही है। सभ्यता और विकास का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो दिल्ली आज, मतलब सीमापुरी आज भी वाइल्डरनेस में है, लेकिन एक चीज़ अंतर है, इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। ये अब खाली नहीं है, भर गई है ये। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, तो वहाँ जो घर बने हैं मिट्टी के बने हुए स्ट्रक्चर्स यानी हाउसेस है। रूफ किसकी है? टिन की है। एंड टारपोलिन यानी तिरपाल, जो कैनवस का बड़ा मोटा कपड़ा आता है, आपने देखा होगा जिप्सीज वगैरह सड़क के किनारे जो बंजारे वगैरह होते हैं लगा करके कुछ दिन रहते हैं फिर वो चले जाते हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वो डिवॉइड ऑफ सीवेज। वहाँ सीवेज का मतलब होता है जो नहाने का पानी, टॉयलेट, वॉशरूम, कपड़े धुलने का जो पानी होता है वो उसकी भी नालियाँ नहीं हैं, मतलब वहीं जा रहा है, वहीं उसी में ये लोग रह रहे हैं। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, नालियाँ भी नहीं है पानी निकलने के लिए। लिव 10,000 रैग पिकर्स, ये काफ़ी 2005 की लगभग बुक्स है, तो उस समय ये आई थी बुक, तो उस समय 10,000 रैग पिकर्स थे वहाँ पर, कूड़ा करकट बटोरने वाले, बीनने वाले। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा यहाँ रहते हैं वो। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं इनके पास, परमिशन नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ है, राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और वो राशन कार्ड उन्हें वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर देता है। इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उनको इस योग्य बना देता है कि वो कुछ अनाज खरीद लेते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। राइटर ने कहा उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो जब ये सवाल था तो ये फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, मतलब सर्वाइवल के लिए जो फूड मिलता है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। आइडेंटिटी ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो ये बात जब अनीस जंग ने पूछी तो लिखा है इन्होंने कि इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, तो अगर दिन के एंड में हम अपनी फैमिली को फूड दे सकें और साथ ही साथ गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, यानी पेट में दर्द ना हो भूख से, और हम बिस्तर पे जाएं तो भूख से पेट में दर्द ना हो, तो वी वुड रादर लिव हियर दैन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, कंपेयर करें अगर तो किसके, उस फील्ड से जो हमें कुछ भी नहीं देती, यानी ढाका में जो फील्ड है जो हमें कुछ नहीं देती, तो उससे तो फार बेटर है कि मैं यहाँ पे रहूँ जो कम से कम अपने परिवार को भी, ये जगह मुझे अपने परिवार को भी खिलाने के लिए दे देती है। और जब हम लोग बिस्तर पे जाते हैं तो पेट में दर्द भी नहीं होता भूख से, तो हम लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं का ग्रुप था, इन टैटर्ड साड़ीज,
तो साड़ी जो पहनी हुई थी महिलाएं वो टैटर्ड थी, मतलब फटी हुई थी कई जगहों से। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने एक सवाल पूछा कि आखिर इतना खूबसूरत लैंड फील्ड आपने छोड़ दिया, तो ये जवाब मिला उनका कि हमारा परिवार अगर खाना पा जाता है और शाम में हम बिना पेट में दर्द हुए सोने जाते हैं तो हम यहाँ रहना पसंद करें, कहीं और नहीं। तो wherever they find food, जहाँ कहीं भी मिलता है इनको फूड, they pitch their tents, ये अपने टेंट को पिच कर देते हैं, गाड़ देते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम, और वो इनका कैसा घर बन जाता है, ट्रांजिट, टेम्परेरी हाउस बन जाता है, टेम्परेरी होम बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जो इनका सर्वाइवल है उसमें वो भी हिस्सेदारी दिखाने लगते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल वो भी सीमापुरी में क्या है, रैग पिकिंग है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। अब फाइन आर्ट तो म्यूजिक, सिंगिंग, आर्ट ये सब है, लेकिन यहाँ फाइन आर्ट क्या है कि आप लिखा है कि ये इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं है। सबसे बेस्ट सीमापुर में जो रहने वाले रैग पिकर्स हैं उनके लिए सबसे बढ़िया क्या है, इट हैज़ एक्वायर्ड, इट मीन्स इट हैज़ एक्वायर्ड, ये जो रैग पिकिंग है इसने क्या हासिल कर लिया है, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। तो सबसे बड़ा हिस्सा अब रैग पिकिंग ही करता है वहाँ पे। सबसे बड़ा जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा, बड़ी मेजॉरिटी जो है क्या करती है, इस काम को करने लगी। तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज क्या है, गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनका डेली ब्रेड है। रूफ ओवर द हेड्स, सिर के ऊपर छत है। तो लिखा है कि अ रूफ, एक छत है उनके सिर के ऊपर, लेकिन वो कैसी है, इट इज लीकिंग रूफ, ये टपक रही है, लीक कर रही है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन गार्बेज बच्चे के लिए इससे भी ज़्यादा कुछ है। देखते हैं, क्योंकि बोर्ड ने सवाल पूछा है कि बच्चों के लिए गार्बेज क्या है और बड़ों के लिए गार्बेज क्या है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। तो एक बच्चा ये बात साहब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाते हैं और कभी कभी तो ये 10 रुपी नोट मिल जाता है, मुझे कभी कभी 10 रुपये का भी नोट मिल जाता है। साहब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, जब बात 1 रुपये की है, बात 10 रुपये की है, तो उसकी आंखों में चमक, शाइनिंग, लाइटिंग आ जाती है। आप सोचिए कि छोटे अमाउंट पे आंखों में चमक है, लाइटिंग है। When you can find a silver coin, जब आपको 1 रुपये का सिक्का, एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, in a heap of garbage, कूड़े करकट के ढेर में, you don't stop scrounging, आप सर्च करना बंद नहीं करते, क्योंकि अब आपको क्या उम्मीद होती है, for there is hope of finding more, क्योंकि एक उम्मीद हो जाती है कि और अब मिलेगा। It seems that for children, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए garbage has a meaning of different from what it means to their parents. बच्चों के लिए जो garbage की मीनिंग है उनके पेरेंट्स से ऐसा लगता है कि अलग है। क्यों? चिल्ड्रन के लिए इसकी मीनिंग क्या है, इट इज रैप्ड इन वंडर। गार्बेज किस में कवर्ड है, ढका हुआ। जब वो गार्बेज को खोलते हैं, स्क्राउंज करते हैं, तो उनको किस में, वंडर में रैप्ड माना जाता है कि अभी कुछ सरप्राइजिंग निकलेगा। कहीं 1 का सिक्का निकल गया, मतलब कभी 5 का, कुछ भी निकला, तो उनके लिए सरप्राइजिंग है ये। और एल्डर्स के लिए इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बोर्ड ने पूछा दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर है, वो उसमें सरप्राइज के लिए स्क्राउंज करते हैं, लेकिन बड़ों के लिए ये सर्वाइवल है। वन विंटर मॉर्निंग, एक शाम में, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट। एक फेंस्ड गेट है ना, 4 दीवारी है, बाउंड्री चारों तरफ से, उसमें गेट लगा हुआ है। तो मेरे नेबरहुड क्लब है, मेरे बगल में एक नेबरहुड क्लब है, उसी के फेंस्ड गेट में एक विंटर मॉर्निंग में मैं साहब को देखती हूँ। साहब क्या कर रहा है, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट। 2 यंग मैन हैं, वो वाइट ड्रेस में हैं और क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। दोनों यंग मैन टेनिस खेल रहे हैं। साहब कहता है आई लाइक द गेम, मैं ये खेल पसंद करता हूँ।
ही हम्स, वो गुनगुनाता है, वो लो साउंड में बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मतलब चार दीवारी के पीछे से गेम को वॉच करते हुए ही वो कंटेंट है। कंटेंट का मतलब संतुष्ट है, वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है वो। और वो वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। कहता है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूं जब कोई नहीं रहता, जब कोई नहीं रहता तो मैं अंदर जाता हूं। ही एडमिट्स, वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, तो जो गेट कीपर है वो थोड़ा काइंडनेस है उसके अंदर, तो इस बच्चे को परमिट कर देता है कि जो स्विंग है यानी जो झूला है उसको वो झूल ले, तो वो परमिट कर देता है। तो कहता है मैं जाता हूं अंदर। उसके बाद साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब भी क्या पहना हुआ है? टेनिस शूज। दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, लेकिन उसकी जो शर्ट है और शॉर्ट यानी जो नेकर है, आप हाफ पैंट है, उस पर थोड़ा वो जूता बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो शर्ट और शॉर्ट डिसकलर्ड है। समवन गेव मी देम टू मी, तो ये जूते मुझे किसी ने दिए। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो जब मैंने वो जूते देख के मुझे लगा बड़ा अटपटा सा कि कैसा जूता है ये, तो एक्सप्लेनेशन के मैनर में बताना चाहा कि किसी ने मुझको दिया। सच्चाई तो ये है, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मीन्स गिवन अप, गिव अप किए हुए जूते हैं, गिव अप किए हुए शूज हैं, किसी ने छोड़ दिया उसको। सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज, जिसने शायद मना कर दिया, परहैप्स शायद मना कर दिया, क्या करने से? टू वियर, पहनने से। बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से किसी एक में होल था। एंड डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये चीज़ उसको कोई परवाह नहीं थी। साहिब आलम को जूते में होल है, इससे कोई बॉदरिंग नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? फॉर मीन्स बिकॉज, क्यों? वन हु हैज़ वॉक्ड वेयरफुट, जो वेयरफुट वॉक किया हो, जो नंगे पांव चला हो, इवन शूज विद अ होल, यहाँ तक कि शूज जिसमें एक होल है, इस ड्रीम कम ट्रू, यानी सपना सच होना है उसका। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वो गेम जो इतना ध्यान से वो वॉच कर रहे हैं अभी भी उससे पहुंच से बाहर है। तो दो ड्रीम उसका था, एक अच्छे जूते पाना तो मिल गया, लेकिन बोर्ड ने पूछा कौन सा दूसरा ऐसा है जो पूरा नहीं हो पाया, तो वो जो गेम वो लोग खेल रहे हैं उसकी पहुंच के बाहर है, क्योंकि टेनिस है, रैकेट नहीं होगी, बर्ड्स नहीं होंगी, कैसे होगा, तो वो बहुत मुश्किल है उसका। उसके बाद अगले पैराग्राफ में देखते हैं, दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। कहानी बदली हुई है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस सुबह साहेब जो है कहाँ जा रहा है? अपने ऑन हिज वे पे है। किसकी तरफ जा रहा है? मिल्क बूथ, एक ऐसे बूथ, मिल्क बूथ जहाँ मिल्क मिलता है। उसके हाथ में है क्या? स्टील कैनिस्टर है जिसमें मिल्क रखेगा वो। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वहाँ रोड पे डाउन द रोड एक टी स्टॉल है, डाउन द रोड वहाँ पे एक चाय की दुकान है, टी स्टॉल है। ही सेज, अब मैं वहाँ काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूर ऐसे पॉइंट करके बताता है कि वहाँ पे एक चाय की स्टॉल है। स्टॉल वो होती है जो दिन भर लगती है, शाम को हटा लेते हैं। तो वो और कहता है आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे वहाँ पे कितना मिलता है? 800 रुपीज़ मिलता है, और साथ ही साथ ऑल माई मेल्स, मुझे अपने सारे भोजन भी मिलते हैं। तो अब इतना जब उसने बताया तो राइटर ने एक सवाल पूछा और कहा क्या कि डज ही लाइक द जॉब, साहब तुम वो जॉब पसंद करते हो? आई आस्क, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा। बोर्ड ने पूछा क्या साहब संतुष्ट अपनी जॉब से? तो ये सवाल पूछा राइटर ने, तो उसने कहा कि मैंने देखा उसका चेहरा हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो बच्चे का केयर फ्री लुक होता है, बेपरवाह जिंदगी, बिना चिंता वाली जिंदगी,
आज वो केयर फ्री लुक बच्चे का ख़त्म हो चुका है। आज उसका वो स्प्रिंग जिसको सही मायने में कहते हैं वो ख़त्म हो चुका है और उसने अपने चाइल्डहुड को खो दिया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, जो स्टील कैनिस्टर लिया है कैसा लगता है? भारी लगता है। किससे? प्लास्टिक बैग। जो प्लास्टिक बैग वो ही वुड कैरी सो लाइटली, हल्का इतना जो कैरी करता था इतना हल्के से, लाइटली ओवर हिज शोल्डर। क्यों? द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग उसका था। जहाँ मर्जी होती थी रुकता था, स्क्राउंजिंग करता था, एंजॉय करता था अपने दोस्तों के साथ। आज क्या हुआ? द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और वो कैनिस्टर किससे बिलोंग करता है? जिसकी टी शॉप है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया। कुछ ऐसा ही होता है उन बच्चों के साथ जो बच्चे नौकरी में, जॉब में, लेबर में, मजदूरी में लगा दिए जाते हैं छोटी सी एज में। फिर वो जहाँ गए फिर वो हुक्म ऑर्डर, ये करो, ये लाओ, वो करो, ये नहीं किया, ये प्लेट धुलो, ये करो। फिर एक समय रहता है जब वो बचपना जी रहे होते हैं, कम से कम ये रहता है कि अपना सामान इधर उधर से ला रहे हैं, रैक पिकिंग कर रहे हैं, माँ बाप हैं, कम से कम केयर करते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं। लेकिन जहाँ जॉब करने जाते हैं या फिर जहाँ वो मजदूरी कर रहे हैं तो वहाँ तो फिर वो साहब कहाँ साहब रह पाया। तो साहब अब साहब थोड़ी था, वो अपना मास्टर थोड़ी है वो। अब यहाँ पर वो मजबूर हो गया है, उसे मजदूरी में आना पड़ा है। अपनी इसको जो उसके ड्रीम्स भी वो ख़त्म हो रहे हैं, तो एक फ्रीडम से स्लेवरी में चला गया। भले उसे 800 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन ये वो समय नहीं है कि वो पैसे कमाए। अभी वो समय कि अपनी बचपने को जिए। अभी वो समय है कि कहीं स्कूलिंग के लिए जाए। कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियस इशू होते हैं, बहुत गंभीर मुद्दे होते हैं, जिसको अनीस जंग ने हाईलाइट किया और हम लोगों के सामने रखा, और आज हम लोग भी इन सब बातों को समझ पाए। तो कहीं ना कहीं जो चाइल्ड लेबर है उस पर भी हाईलाइट हुआ है कि एक छोटा बच्चा 800 रुपये में नौकरी कर रहा है। हालांकि बहुत सारी जगहों से चाइल्ड लेबर को हटाया गया है, रेडिकेट किया गया है, गवर्नमेंट वर्क कर रही है। लेकिन फ़िलहाल बहुत सारे लोगों में अभी एक्सरसाइज हो रही है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप समझे होंगे चैप्टर को, अच्छा लगा होगा। प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। इसका जो दूसरा पार्ट है जल्दी इसके साथ एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट होंगे, आपको एक्सप्लेन करके सुनाएंगे, समझाएंगे। तो आज बस यहीं तक। सो एंजॉय करिए, स्टडी करते रहिए, बोर्ड है, प्रिपरेशन करते रहिए। सो ब्लेस यू ऑल माय स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।